अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाक भारत कशीदगी जब हुई उसके बाद भारत की तरफ से एकतरफा इकदामात लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ। जवाबन पाकिस्तान ने भी कुछ इकदामात लिए और कुछ मुतनब्बे किया भारत को कि अगर वो अपनी जारहियत बंद नहीं करता, और ख़ासकर जो आबी जारहियत सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने वाली बात की थी उसके ऊपर फॉलो थ्रू करता है, अमल दरामद करता है, तो फिर मज़ीद संगीन इकदामात लिए जा सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें शिमला माहिदे की मुअत्तली एक अहम इकदाम थी। अब आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इसी मुतल्लिक़ एक बयान दिया है। वो समझते हैं कि शिमला माहिदा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट और ख़ासकर भारत की तरफ से जारहियत हुई है, उसके बाद अपनी कदर वक़्त खो चुका है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, सुनिए पहले। हिंदुस्तान के इक़दामात की वजह से मैं समझता हूँ कि शिमला माहिदे की जो एक सेंक्टिटी थी वो ख़त्म हो गई हुई है, और तमाम तर जो स्टेटस जो था शिमला माहिदे से पहले कि जी के बाईलैटरली मसाइल हल किए जाएँ, फ्राम 48 जो ये इस तरह के जो उसमें शिकें थी वो अब कोई एप्लीकेबल नहीं। माहिदा जो है वो एज ए होल जो है मैं समझता हूँ कि वो इस जंग के बाद जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके बाद जो है ना उसकी कोई वक़्त या कोई कदर कीमत जो है नहीं। अभी बहुत बड़ा बयान है ख्वाजा आसिफ साहब जो दे रहे हैं, इसके ऊपर तज्जिया तबसरा हम करते हैं। साथ ही साथ एक और अहम नुक्ता भी जो इसमें उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी अभी भी भारत कर रहा है, क्योंकि अपनी मर्जी के मुताबिक वो पानी छोड़ता है, जो मुआहिदे के मुताबिक तय हद है उसमें नहीं छोड़ा है। तो ये ज़रा नुक्ता उठाएंगे। इसके ऊपर आपको ये भी बताते चलें कि वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी है। वो कहते हैं कि जी शिमला माहिदा अभी तक मनसूख नहीं किया गया है, तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जिस राय का इजहार कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? क्या कदर वक़्त खो चुका है? और अगर ऐसा है तो फिर इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? सब पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ये जो बात कर रहे हैं इसकी क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है? ख्वाजा साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में यही बात की थी कि शिमला मुआहिदा जो है वो अपनी सैंक्टिटी खो चुका है, अपनी वक़्त खो चुका है, और उन्होंने ये भी कहा कि शिमला मुआहिदा ने खत्म कर दिया। लेकिन अच्छा वो ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि इन राइटिंग अभी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। हाँ, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या शिमला मुआहिदा अपनी वक़्त खो चुका है, और अगर इस मुआहिदे को हम ऑन पेपर लेके आकर खत्म करते हैं तो फिर हमारा कोई लेवरेज होगा क्या इंडिया के ऊपर? मेरे ख्याल से इस पर तो बहस की जा सकती है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ दफ्तर खारजा की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखिए, शिमला मुआहिदा है क्या? 72 में यानी कि 71 वॉर के बाद हमने ये फैसला किया कि एक तो जो सीज फायर लाइन है उसको हम एलओसी डिक्लेयर करेंगे, दोनों मुल्क इसको मानेंगे और इसको तब्दील नहीं कर सकेंगे, और जो भी मामला होगा कश्मीर का उसको बायलैटरली रिजॉल्व किया जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर हम शिमला मुआहिदे को खत्म कर देते हैं तो क्या होगा? प्रैक्टिकली थियोरेटिकली तो हमें पता है कि क्या होगा, कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सीज फायर में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इसका मतलब है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो शायद ये भी कहा है कि अभी तो एक फर्क है ना, एक आजाद कश्मीर है हमारे लिए जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है, और दूसरा जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं कि उसके दरमियान जो तफरीक है फिर वो खत्म हो जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान जिसकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि हम यूनाइटेड नेशन की करारदाद के जरिए चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, वहां के लोगों को राय देने का हक हो, और टिल देन हम उनकी सिफारती और सियासी हिमायत करते रहेंगे? तो अगर ये तब्दील हो जाता है और ये अब एलओसी से सीज फायर लाइन बन जाती है तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या हम इस सीज फायर लाइन को, इस बाउंड्री को तब्दील करने का इरादा रखते हैं? अगर ये इरादा है तो फिर शायद इंडिया को कोई मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, जिसका पूरी इस जंग में एक माहौल, इस पूरे माहौल में एक अमन का पैगाम था, वो ये कोशिश करेगा कि अगर ये हम शिमला मुआहिदा खत्म कर दे तो हम सीज फायर लाइन को और पीछे लेके जाने की कोशिश करें, जो हिस्सा इंडिया के पास है मकबूजा कश्मीर उसको लेने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में हमने जो एटलीस्ट देखा है पाकिस्तान का मौकिफ, उसमें ये करने की कोशिश करेगा। तो इसके अलावा फिर हम हासिल क्या करेंगे? व्हाट डू वी अचीव आउट ऑफ इट? ये मेरे लिए एक सवाल है। जहां तक कश्मीर का मामला है, हम उसको पहले भी इंटरनेशनल इश्यूज पे लेके जाते रहे। इंडिया हमेशा इनकार करता है, वो शिमला मुआहिदा की मिसाल देता है और कहता है कि नहीं, इस मसले को हमने बायलैटरली हल करना है। लेकिन आपको याद होगा कुछ अरसे पहले जब पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ था तो हमने जाके यूनाइटेड नेशन में बात की। इस वक्त भी अगर ट्रंप इस पे सालिसी करने को तैयार है तो हम उसको भी वेलकम कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से अगर इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर ये कहते रहे कि आप शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब उन्होंने पहले तो उसको एक स्टेट टेरिटरी डिक्लेयर किया मकबूजा कश्मीर को, फिर आर्टिकल 370 खत्म किया, दोनों वक्त हमारा एतराज था उस पर कि आप आइसोलेशन में यूनिलैटरली कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि हम शिमला मुआहदे की मिसाल देते थे। जब जब हमने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, तो फिर इंडिया ये कहता था कि नहीं, ये मसला हमने बायलैटरली हल करना है। तो मेरे ख्याल से जो सैंक्टिटी ऑफ वुकत है वो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती रही है माजी में। अगर मुकम्मल खत्म कर देंगे, अब मैं ये जानना चाहूंगा हमारे जो हुक्मरान है उनसे कि उसका हमें एग्जैक्ट फायदा क्या होगा। क्योंकि देखें, इंडिया जब ये कहता है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की है, तो उसके पास एक बहुत बड़ा कार्ड है ना कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। शायद अभी नहीं रोक सकता, लेकिन 10-15 साल बाद वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो हमारा पानी मैनेज तो कर रहे हैं ना, चिनाब में कब पानी छोड़ना है, कब रोकना है, तो वो ये तो कर रहे हैं। तो वो जब इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करते हैं तो उनके पास एक लेवरेज है। हम शिमला मुआहदा खत्म करके उनके ऊपर क्या लेवरेज हासिल करेंगे? जैसे मैंने कहा, क्या हम ये इरादा रखते हैं कि सीज फायर लाइन जो है उसको तब्दील कर सकते हैं मुस्तकबिल में जाके, यानी कि हमारी जो सपोर्ट है क्या वो सिफारती और सियासी सपोर्ट से ज्यादा बढ़ जाएगी? दिस इज येट टू बी सीन। तो ये क्लैरिटी अगर हमें मिले तो हम ज्यादा बेहतर इस पर बात कर सकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसके खदोखाल है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? हमें थोड़ी सी सिग्निफिकेंस बताइएगा। क्या पाकिस्तान का शिमला मुआहदा ख़त्म करना या फिर इन ग्राउंड्स के ऊपर सोचना ये यूनिलैटरी हो भी सकता है? देखिए, पहली चीज़ ये कि ये बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है ख्वाजा साहब का। मतलब और कुछ नहीं तो कम से कम फॉरेन ऑफिस से बैठ के बात कर लेते इस चीज़ पे, तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं आती जो फॉरेन ऑफिस की आई चाहे ऑफिशियली नहीं आई हो, ज़राए से आई हो, लेकिन अल्टीमेटली आएगी। शिमला मुआहदा एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए। वो हुआ था 71 के वॉर के बैकड्रॉप में, और उसमें सिर्फ और क्या चीज़ें थीं उसके अंदर। उसके नतीजे में फिर आपके 90,000 कैदी वापस आए थे। उसके नतीजे में आपको एक बहुत बड़ा इलाका वापस मिला था पाकिस्तान का, जिसको भारत ने कब्ज़ा कर लिया था। तो शिमला मुआहदा सिर्फ LOC से रिलेटेड नहीं है। शिमला मुआहदा और काफ़ी हद तक 77 तक उस पर अमल दरामद भी रहा, उसमें बहुत सी चीज़ों पे हुआ अमल दरामद, लेकिन एक डिस्प्यूट है, और जो डिस्प्यूट अपनी जगह है, लेकिन मेरे ख़्याल में कि बहुत जल्दबाजी में बयान दे रहे हैं ख्वाजा साहब इस चीज़ें, इसलिए कि इसके बहरहाल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और जिस तरह अभी शहजाद कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता ये मुआहदा ख़त्म करके आप क्या हासिल कर लेंगे इस उसमें। तो और एक ऐसी स्टेज पे जब पाकिस्तान को बहुत सी जगहों पे कामयाबी मिल रही है, बहुत से डिप्लोमेटिकली भी फ़ायदे हो रहे हैं, फ़वाइद हो रहे हैं, पाकिस्तान का केस सुना जा रहा है, उसमें ऑल ऑफ अ सडन मुल्क के वज़ीर दिफा ये बयान दे दें, अगर देना ही है तो फिर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बयान दें इस पर, अगर कोई बयान दे दें, या प्राइम मिनिस्टर बयान दें। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब बाद अक़ात जो है इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। और ये भी क्योंकि शिमला मुआहदे को पहले मेरा ख्याल है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और अगर पाकिस्तान ने ये फैसला करना ही है तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करें। फॉर द सेक ऑफ डिबेट अगर पाकिस्तान करता है, मनसूखे ख़त्म कर देता है मुआहदा, तो इससे क्या हासिल होगा उसको? देखिए, पाकिस्तान हो सकता है कि ख्वाजा साहब या कुछ लोगों के जहन में हो कि अगर हम ये मुआहदा ख़त्म कर दें तो फिर यूनिलैटरल जो बायलैटरल चीज़ों पे नहीं होगी, फिर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होगी। तो सवाल ये है कि इंडिया क्यों मानेगा? फिर इंडिया तो स्ट्रेस करेगा कि अकॉर्डिंग टू द शिमला एग्रीमेंट हम पाबंद हैं उस चीज़ के। तो पहली चीज़ यही मैंने कहा कि जब आप ऐसा कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो क्या आपने दुनिया के बड़े ममालिक को कॉन्फिडेंस में लिया है, ख़ुद अपनी अंदर डिबेट की है? मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा, क्योंकि बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डिप्लोमेसी का एक बड़ा अचीवमेंट शिमला मुआहदे को समझा जाता है इस चीज़ को। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मेरा ख्याल है इतनी जल्दबाजी में ये तो कहा जा सकता है कि हम इस पर गौर कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि शिमला मुआहदा ख़त्म हो गया, पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। और यही वजह है कि शायद फॉरेन ऑफिस ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी है ज़रा से। ठीक है, बेनज़ीर आपकी क्या राय है? क्या हासिल हो सकता है पाकिस्तान को अगर ख्वाजा साहब ये भी समझते हैं कि इसकी वक़्त ख़त्म हो गई है, कोई हैसियत नहीं रही है? अलीरा, किसी चीज़ का इर्रेलेवेंट होना और किसी चीज़ को सस्पेंड करना, उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंट रैमिफिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मेरे ख़्याल से ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो बिल्कुल ही एक इर्रिस्पॉन्सिबल बयान है।
मैं अभी देख रही थी कि भारत में जो मीडिया चैनल्स हैं उन पे ये टॉप हेडलाइन चल रही है और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो क्लेरिफिकेशंस दे रहे हैं। ये हमारा पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब ने बस सोचा कि मैं एक इंटरव्यू में कह देता हूँ और वहाँ पे हेडलाइंस बन गई हैं। तो इस किस्म की चीज़ों को, इस किस्म के बयान देने से पहले एक पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए, वो फॉरेन ऑफिस से आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। पहले भी हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान ये अक्सर इल्ज़ाम लगाता रहा है भारत पे कि शिमला अग्रीमेंट जो है और मुआहदा जो है उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है भारत। 2019 का मिसाल ले लें, जिस तरह मकबूजा कश्मीर का उन्होंने स्टेटस यूनिलैटरली तब्दील किया, उसके बाद भी हमने शिमला एग्रीमेंट जो है वो सस्पेंड नहीं की। तो अब हम क्यों करेंगे? अब इसकी भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब देखें, जैसे शहजाद भी बात कर रहे थे कि शिमला एग्रीमेंट जो है इसकी टर्म्स ये हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से बात करके बायलैटरली अपने मसाइल जो हैं वो हल करेंगे। लेकिन अगर हम इसको सस्पेंड करते हैं तो इसका मतलब कि हम मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो। और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने थोड़ा सा समझाया भी है इस इंटरव्यू में कि उन्होंने कहा है कि हमारा मकसद है जो सिंतास मुआहदा है कि उसमें एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो। इसके अलावा कश्मीर के मामले में भी यूनाइटेड नेशन की भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है अलीना, वो ये है कि ये जो शिमला एग्रीमेंट है इसने ये भी तय किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था, उस पर अमन होगा। उसके कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है ये बड़ी टेक्निकल सी एग्रीमेंट है, मेरी लिमिटेड सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो किस तरह मेंटेन की जाएगी वो भी इस एग्रीमेंट में तय किया गया है। तो अगर आप ये मुआहदा सस्पेंड कर देते हैं तो इसका मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों भारत और पाकिस्तान अपनी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक बड़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल बन सकती है लाइन ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि कोई मुआहदा ही नहीं है। तो ओपन सीज़न है ना, आपने जो मर्जी करना है आप करें, क्योंकि कोई टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट है और मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है इस तरफ जाएगा। हमने देखा है भारत में भी उनकी जो फ़ौज है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो तो हमारी फ़ौज की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं कि रैशनैलिटी दिखाई, मैच्योरिटी दिखाई। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन हालात में जब हम अमन की बात कर रहे हैं हम इस तरफ जाएंगे। हाँ, अगर हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में तो उसके और बहुत से तरीके हैं जिस पे पहले भी बात हो चुकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उस पर भी हम बात की जा रही थी कि उधर भी हम जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। और मेरा ये भी एक सवाल है, मुझे नहीं पता कि क्या हम यूनिलैटरली भी शिमला एग्रीमेंट से विड्रॉ कर सकते भी हैं या नहीं। भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? मैडम शेख, सबसे पहले तो आपको सलाम है। आपने इंट्रो में कहा कि ख्वाजा साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा साहब ये जो बात कर रहे हैं, ख्वाजा साहब ने ये बयान क्यों दिया है? मैडम शेख, ख्वाजा साहब ने तो कहा था कि गजनवी लुटेरा है, महमूद गजनवी लुटेरा है, वो भी बड़ा बयान था। ख्वाजा साहब ने तो ये भी कहा कि हमने मगरब के कहने पर दहशतगर्द तंजीमों की 3 दहाइयों तक हमायत की, ये भी बड़ा बयान है। ख्वाजा साहब ने तो कहा कि उनसे पूछा गया कि कहाँ गिरे हैं जी आप भारत के तैयारे, क्या सबूत है आपके पास? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर मौजूद है, ये भी बड़ा बयान है। ख्वाजा साहब जैसे के होते हुए हमें और क्या ज़रूरत है किसी दुश्मन की या किसी अपने मुखालिफ की? यानी क्या इसका क्या मतलब है इस बयान का? ना ऐसा बयान है कि इस पर सवाल रखा जाता, ना ये ऐसा बयान है कि इसे सीरियस लिया जाए, ना इसकी कोई बयान की अहमियत है। और फिर तब जब दफ्तर खारजा इसकी खुद एक तरह से तरदीद कर चुका है तो फिर इस पर सवाल रखना। ना ये ख्वाजा साहब का मैंडेट है, ना ये ख्वाजा साहब को किसी ने कहा है कि आप अनाउंस करें। और एक गैर जिम्मेदाराना, बिला जवाज, बेतुक्का बयान और वक्त का ज़िया। और इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? भारत को एक उड़ता बटेर हाथ में आ जाएगा कि देखें पाकिस्तान में क्या सोच पाई जाती है। सर, आ गया है। आप ये बोल रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं। दूसरी चीज़, ज़राए कह रहे हैं ये वजारत खारजा के, अभी उस तरह से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, बट जब वजीर दिफा इस तरह की बात करते हैं तो फिर उसकी अहमियत होती है।
कोई अहमियत नहीं होती। सर जब वो आप ख्वाजा साहब को आपको देखते वो हैं आपने अभी सुना और ही जब बेनजीर ख्वाजा साहब के की बयानात को बेनजीर देखते के हैं, अल्फाज में कि मेरे- इंडिया किस तरह से इसके ऊपर भाई वावेला कर रहा है। अपनी राय का बेनजीर अपनी सर मैं आपकी राय को मेरी निगेट अपनी नहीं राय। कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इसको मैं ब्रश ऑफ सिर्फ- इस तरह से मैं किया जा सिर्फ- सकता है जिस मेरी तरह से बात- आप कर रहे हैं। जी जी किया जा सकता है, मैं ठीक है। कर सकता हूं ना भाई। ओके। आप इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया यही तो कर रहा है। नहीं नहीं, इंडिया ने तो वावेला वो तो कह रहे हैं बड़ा अहम बयान है। बड़ा तो क्यों कह रहा है अहम बयान है? इसलिए कह रहा है उनके हक में जाता है, इसलिए कह रहा है कि ये है पाकिस्तान जो के अमन की बात करता है, जो इत्तेहाद की बात करता है, जो खित्ते में कशीदगी कम करने की बात करता है, ये है वो पाकिस्तान और उसका ये है वजीर दिफा। और आपने इंडिया के आज तो बड़ा कह दिया कि इंडिया इसको अहमियत का अमल ले रहा है, जब इंडियन मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर ख्वाजा साहब के बयान को बुनियाद बनाकर कह रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्द कार्रवाइयां करता है और वह दहशतगर्द मुल्क है, उस वक्त आप क्या कहाँ थी? नहीं सर, तो वो तो सच ये था किस ना, तरह के- वो तो ख्वाजा साहब ने कि- जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो हम पहले भी बात कर चुके, बट आप अपना तज्जिया कंप्लीट कीजिए सर। जी कोई सच नहीं था, सच इस तरह नहीं था जिस तारीखी तरह पस सच मंजर में बयान कह किया रहे थे जाता है। ख्वाजा मैं भी आसिफ साहब। कमेंट करना चाहूंगा बाद में। जरूर। जिस वो बिल्कुल सच नहीं था, सच उस तरह नहीं था। सच इस तरह था कि आप कहते हैं कि जिनको आप आज दहशतगर्द करते हैं, कल आपके हीरो थे, आप उनके एजाज में डिनर और इशाइये करते थे। ये जुगत मारने का प्रोग्राम नहीं था, इसमें लॉजिकल बात की जाती है। और अब है कंट्रोल लाइन, अब सीज फायर लाइन नहीं है हमारी। अब हम वापस 1948 वाली पोजीशन पे आ गए हैं। किसने कहा है? शिमला मुआहदा दो ममालिक के दरमियान था, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। भारतीय इकदामात की वजह से सारी वो शिक्के खत्म हो गई। किसने कहा था? चूंकि मैडम शेख यही तो हमें क्या गिला है भारत से कि पहलगाम दहशतगर्दी का इल्जाम उन्होंने बिला सबूत पाकिस्तान पर लगा दिया, हमारी मस्जिदों पर मिसाइल मारे, हमारे निहत्ते लोगों को शहीद किया, सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल किया बगैर किसी वजह से। और हम क्या कर रहे हैं? एक मकार दुश्मन जो झूठ पे झूठ बोल रहा है, हम उससे बड़े बिला जवाज बेतुक्के और बेबुनियाद बयानात में बाजी ले रहे हैं। हमें अपनी लाइन पे रहना चाहिए, ठीक है, हमें लॉजिकल बात करनी चाहिए, हमें कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी अच्छा, मैं तो इस बात से डिसएग्री करता हूं, सवाल नहीं रखना चाहिए था। मेरे ख्याल से अच्छा किया सवाल रखे, क्योंकि यहाँ बैठ के हम क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे उसको ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे। और दफ्तर खारजा की तरफ से आना चाहिए ऐसा कोई भी बयान। भट्टी साहब ने कुछ उनके बयानात सुनाए, लेकिन एक और मामला भी रिसेंटली हुआ था जिसपे मुझे पर्सनली पता है कि दफ्तर खारजा ने उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया था। क्या? आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब जब चाइना जा रहे थे और वहां ट्राई कंट्री मीटिंग होनी थी, जिसमें ऑब्वियसली अफगानिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर ने होना था जी। तो उससे एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट किया था कि इस पूरी जंग में दो मुल्कों ने इंडिया का साथ दिया है, एक इजराइल और दूसरा अफगानिस्तान। जबकि आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कुछ अरसा पहले भी वहां से होकर आए थे। और मैंने इसहाक डार साहब से अपने प्रोग्राम में ये पूछा, 2 मरतबा पूछा कि आप तो वहां पे जा रहे हैं, आप पहले भी होकर आए हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान सामने आया है कि इजराइल और अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़े हुए थे। तो इस पस मंजर में जब आप वहां पे जाएंगे तो क्या आपके बातचीत होगी होगा? तो उन्होंने ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पार्टी के मेंबर है, सीनियर मेंबर है, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो कुछ नहीं कहा, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि दफ्तर खारजा ने उस बयान को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया था, क्योंकि आपका दौरा और आपकी मीटिंग्स उनके साथ तय थी। तो मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब को चाहिए कि थोड़ा सा जो है संभल के बयान दें। यहाँ पे भी जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो दे दें, जल्दबाजी की क्या जरूरत है? मयस साहब इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर को फैसला करना है। प्राइम मिनिस्टर लेके बैठे हैं अपनी कैबिनेट को, और ये जो इस तरह की सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज होती है ना, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ग्लोबली, जो है अब एक आपके बयान का ग्लोबल इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत अहम होता है। फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, ये आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। इसमें जो मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ पॉलिटिक्स पे बहुत कुछ बोल सकते हैं, ज़रूर बोलें। जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात करते हैं तो उस वक्त इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंस, ये बयान बहुत जगहों पे कोर्ट हो सकता है, आपके हो रहा है, होगा, अल्टीमेटली होगा। इसी तरीके से जैसे इसहाक डार साहब हैं, इन चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर को टैकल करना है। प्राइम मिनिस्टर टैकल करें इन मिनिस्टर्स को लेके बैठ के, कि ज़रूरी नहीं है अब जैसे फॉरेन ऑफिस एक है आपका, फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट देता है, आपको कोई भी बयान दिलवाना हो
वो थ्रू फॉरेन ऑफिस दिलवा दें इस ठीक चीज़ है, को। ठीक। जब आप किसी इंटरव्यू में इस तरह आपसे क्वेश्चंस तो होंगे इस खासतौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में, जब आप ऐसी लूज टॉक करते हैं तो उस लूज टॉक का नुकसान पूरे मुल्क को होता है। ओके, तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की ठीक है जी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। भट्टी करना चाह रहे हैं जी। अभी आपने कहा कि वो सच्ची बात कर रहे थे या एक तारीखी पस मंज़र में वो जी, बात सर। कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरह बात की कि मिसाल के तौर पे अभी आप मुझे कहें कि या मैं आपको कहूँ कि फ़लाँ बंदा गुस्सा कर गया था, बिला उस बहुत गुस्सा कर गया था, और अगर मैं एक ये बात है और एक ये बात है कि किसी ने उसको गाली दी और वो गुस्सा कर गया था, अब बात का बिल्कुल पस मंज़र बदल जाता है। तो बात, आप जब डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए कि कल क्या था और आज क्या है, और कल कौन किसके साथ खड़ा था और आज कौन किसके साथ खड़ा है, कल कौन हीरो था आज कौन दहशतगर्द है। ये उठ के जुगत मारना, ये तो कोई बात ना हुई। और आपका डिफेंस मिनिस्टर कैसे कह सकता है कि यानी पूरा दुनिया का मीडिया मान रहा है कि हमने भारतीय तैयारे गिराए, और वो कह रहे हैं जाके सोशल मीडिया पे देख लो। ओके, ना आपको उनकी बात समझ आई, ना आपको उनका अंदाज, लेकिन बहरहाल जो रीसेंट स्टेटमेंट है उसके ऊपर हमारा पूरा पैनल ये समझता है कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान न सिर्फ गैर ज़रूरी था बल्कि गैर जिम्मेदाराना था। उनको ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी और अब इसकी वजाहत आनी चाहिए फॉर्मली। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, आपके सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। बेनज़ीर से सबसे पहला सवाल करते हैं। बेनज़ीर, ये जो बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पे तरमीम हुई है जिसके तहत अब 3 महीने के लिए बगैर किसी चार्ज गिरफ्तार या हिरासत में रखा जा सकेगा, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जवाब ये पेश किया जा रहा है कि बलूचिस्तान एक शोरश ज़दा इलाका है, वहाँ पर बड़े ख़राब हालात हैं, आप क्या कहेंगी? अलीना, ये जो तरमीम आई है एंटी टेररिज्म एक्ट की, इससे जो इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो आवाम की नहीं बल्कि शायद किसी और की नुमाइंदगी करते हैं। अगर आप ये कानून देखें तो किसकी नुमाइंदगी करते हैं उसका भी आपको लाभ मिल जाता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं थोड़ी सी बताना चाह रही थी समझाने के लिए कि जो पिछला कानून था 1997 का, उसमें भी एक सेक्शन डाला गया था कि हुकूमत को और फ़ौज को, कुछ केसेस में फ़ौज को 90 दिन के लिए किसी शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है तहकीकात करने के लिए, लेकिन बड़े स्पेसिफिक से चार्जेस थे, जैसे कि टारगेट किलिंग हो, एक्सटॉर्शन हो, बथा लेना हो किसी से, तो सिक्योरिटी की सिचुएशन हो तो आपको 90 दिन के लिए हिरासत में लिया जा सकता था। अब उन्होंने क्या किया है, इसमें डाल दिया है हुकूमत, फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़, और आपको अभी सज़ा नहीं हुई, आपका ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन वो आपको 90 दिन के लिए हिरासत में ले सकते हैं, और जो ऑफेंसेस हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। अब सिक्योरिटी ऑफ द प्रोविंस, सूबे की जो सिक्योरिटी है उसको भी डाल दिया गया है, और बड़ी वेग सी चीज़ें डाली गई हैं, जैसे फैसिलिटेट टेररिस्ट। अब उसका क्या मतलब है, इसमें समझाने की कोशिश नहीं की। नहीं अलीना, प्लीज़ मुझे बात मुकम्मल की, बहुत अहम है कानून। वो इसमें डाल दिया गया है। अब यहाँ पे तो मिसिंग पर्सन है, उनकी फैमिली के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये प्रॉक्सी है सबूत के बगैर, तो इसमें किसी के खिलाफ भी ये इस्तेमाल हो सकता है। पिछला जो कानून था उससे सनसेट क्लॉज था 2 साल का, इसमें उन्होंने डाला है 6 साल का, और उसके बाद कहा है कि ये जो सेक्शन है ये 2 साल के लिए और एक्सटेंड हो सकता है, और कहा गया है कि ये जो लोग हैं जिनको हिरासत में लिया जाएगा ये डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स, डिटेंशन सेंटर्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा। तो अलीना, सिंपल सी बात है, आप मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं करना चाहते, आप जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते, उनको सजा नहीं देना चाहते, तो आप लीगलाइज कर रहे हैं मिसिंग पर्सन के केस को। अगर आप लोगों के बुनियादी हकूक उनसे छीनेंगे तो एक सूबे में सिर्फ गुस्सा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ओके, थैंक यू बेनज़ीर। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सवाल आया है सना यूसुफ केस से मुतल्लिक। वो कह रहे हैं कि माशरे में कोई माशरे को कसूरवार ठहरा रहा है इस कत्ल के ऊपर, कोई टिकटॉक के इस्तेमाल को ज़िम्मेदार कह रहा है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पैमाने पर राय बटी हुई नज़र आ रही है। क्या ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज और अलमिया है? देखें, जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं या विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं सना यूसुफ को, उनसे तो मैं मुखातिब ही होना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से उनकी तो अक्ल और शऊर का मसला है, उनसे तो मुखातिब होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी ये प्यारी और फुल ऑफ लाइफ बच्ची थी, शी डिड नॉट डिजर्व इट। जहां तक इसका ताल्लुक है, देखें, ये जो इंसिडेंट है ये पहले भी होते थे, माजी में भी होते हैं, बट अब ऑब्वियसली ये इंटेंसिफाई हो सकते हैं, इनकी तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया से कैसे डील करना है, उसमें जो इश्यूज यंग जनरेशन फेस कर रही है, माँ बाप उस पर कैसे डील करें, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इशू है। एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू है
क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों की प्राइवेसी में इन्वेड करें, इंटरफेयर करें, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इन्वॉल्व होने की जरूरत है क्योंकि एक नए किस्म के इशू सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी आपको पता है एक हॉलीवुड में ये फिल्म बनी थी एडोलेसेंस, और उसमें इंसेल जैसे सब्जेक्ट को टच किया गया, जो कि बताता है कि ऑनलाइन जो है यंग बॉयज की कम्युनिटी होती है और वो समझते हैं कि जो खवातीन है वो हमसे अट्रैक्ट नहीं होती और इस वजह से उनका बड़ा एक हॉस्टाइल एटीट्यूड होता है। तो वो इसी तरह के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मेरे ख्याल से वो फिल्म देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो आपको समझाती है कि पेरेंट्स को किस तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक बड़ी है जो मैं देख रहा हूं कल से, और अच्छा भाई ये हाईलाइट हो रही है कि हमारे यहाँ भी जिस किस्म के ड्रामे बनते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि एक हॉस्टाइल लव स्टोरी को आप दिखा रहे होते हैं, वो लव स्टोरी नहीं होती। उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये हैरेसमेंट और अब्यूज है, जिसको आप लव करके पेश करते हैं कि मोहब्बत है, प्यार है, और उसकी बड़ी हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग ये मूवीज बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्टर्स हैं, उन सबको अब थोड़ा सा एहसास करना पड़ेगा कि इसका जो इससे जो एक मैसेज जाता है यंग जनरेशन में खासतौर पे, वो बड़ा डेंजरस है। और ऐसा नहीं है, आपने देखा है बॉलीवुड में पहले भी मूवीज बनती रही है। शहजाद, हम एज अ माशरा कंफ्यूज नहीं है इस मामले से मुतल्लिक? क्योंकि अगर आप देखें, अभी आपने बॉलीवुड की मिसाल दी, बॉलीवुड में भी हम यही देखते आए हैं, उसके बाद हम अपने कल्चर में भी यही देखते आए हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, पीछे पड़ जाओ मान लेगी। हमारे यहाँ ऐसे जुमले इस्तेमाल होते रहे, लड़की की ना में भी हाँ होती है। तो हमें इसको एम्फसाइज करने की जरूरत है कि हाँ इज हाँ, ना इज ना। मैं इसी पे आ रहा था कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू, क्योंकि यहाँ पे एक अरसे तक मर्द को ये बताया गया है, मेल बॉयज को ये बताया गया, और उन्होंने घर पे ये देखा है कि आप जो है ना वो डोमिनेट करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई ना भी कर रहा है तो आप उसको प्रेशराइज करके या फिर अब्यूज करके या हरास करके अपनी बात मनवा सकते हैं। इसीलिए मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग इस हवाले से करें, जहां पे आपको ये देखना है कि आपकी बच्चियां और दूसरे बच्चे आपके महफूज रहें। सोशल मीडिया में किससे वो राब्ता कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपको ये कोच करने की भी जरूरत है अपने बच्चों को कि नो लेना सीखें, और कोई इनकार से कोई छोटा नहीं हो जाता, ये हर किसी का राइट है। आपको याद है ना कितना एक मसला बनता है जब हम खवातीन की मूवमेंट देखते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यही है ना मसला कि मेरी मर्जी है कि मैं मना इनकार करना चाहती हूँ किसी रिश्ते से, किसी रिलेशनशिप से, तो वो मेरा हक है, जिसको आपने एक बहुत ही कुछ लोगों ने उसको गलत रंग में पेश किया। इसलिए मेरे ख्याल से जहां पे हमें नजर रखने की जरूरत है, इन्वॉल्व होने की जरूरत है अपने बच्चों के साथ कि सोशल मीडिया पे वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वहां पे ये भी जरूरत है। क्योंकि देखे ना 21-22 साल का बच्चा है, ये भी कोई सिंपैथी नहीं है इसके लिए, लेकिन इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो ये भी जो है ऑब्वियसली जिस चक्कर में पड़ा हुआ था, उसको अगर कोई गाइड करने वाला होता, उसने भी अगर माशरे में देखा होता, तो शायद ये इस हद तक ये ना शहजाद, एक लड़का होने की हैसियत से हम खवातीन से इसके ऊपर बड़ी बात करते हैं, और वैसे तो मेरा खवातीन से भी गिला है कि हम लोग को इकट्ठा इसके ऊपर होकर आवाज उठानी चाहिए और हर तरह से, मतलब बिल्कुल इकट्ठा होकर इसके ऊपर एक साथ, जिस तरह से हमें दबाव बढ़ाना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। बट एज अ लड़का मुझे ये बताइएगा, हमने हमेशा ये रोमांटिसाइज किया है, नो को हाँ में बदलना हमने अपने कल्चर में, अपनी मूवीज के थ्रू, अपने ड्रामास के थ्रू रोमांटिसाइज किया है। इसके ऊपर कुछ कहें, एज अ लड़का ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है? जी, और ना इनकार को हाँ में बदलना बाय फोर्स, बाय अब्यूज, बाय हैरेसमेंट, ये हम दिखा रहे होते हैं। मेरे ख्याल से इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा तो एम्फेसिस यही है कि आपने अपने लड़कों को जो है वो ये तरबियत करनी है उनकी कि इनकार को बर्दाश्त करना सीखें, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। ये नहीं आपके जहन में आना चाहिए कि मैं अगर मर्द हूं, कोई अल्फा मेल हूं, तो मैं जो है कुछ भी हासिल कर सकता हूं, मैं डोमिनेट कर सकता हूं किसी खातून को या किसी रिश्ते को। ये सोच जो है बदलने की जरूरत है। ओके, बहुत शुक्रिया शहजाद। एक ब्रेक लेनी है हमें, मज़हर साहब और भट्टी साहब से सवाल होगा, बट एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इरशाद भट्टी साहब, पंजाब हुकूमत ने नौजवानों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वेप पर पाबंदी लगाई है। सवाल ये हो रहा है कि शीशा और वेप पर मुकम्मल पाबंदी से सिर्फ ब्लैक मार्केट बनती है और जराइम बढ़ते हैं, ऐसा देखा गया है। आप हंस क्यों रहे हैं भट्टी साहब? ये सीरियस सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी पाबंदियों से ऐसा देखा गया है तहकीक के मुताबिक कि मसला हल नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। आपकी क्या राय है? क्या हुकूमत को अवाम की ज़ाती पसंद नापसंद में इतनी मुदाखलत करनी चाहिए? मैडम शेख, कभी ऐसे हुआ तो नहीं, लेकिन आज मैं करना चाहता हूँ। आपकी इस पे क्या राय है? सर नहीं, आप बताएं, आप हंस रहे हैं। मैं तो आपसे पूछा, आप एक्सपर्ट हैं सर। मैं तो सवाल कर रही हूँ। मैं आपके सामने एक्सपर्ट हूँ, ये मैं
दावा नहीं कर सकता, और वो भी आपके सामने। आप बताएं आपकी क्या राय है इस पे? सर नहीं, आपके लिए सवाल आया है बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, तो मैं आपकी ही राय जानना चाहती हूँ इसके ऊपर। आपकी कोई राय नहीं इस पे? आप क्यों नहीं देना चाह रहे राय, मुझे ये बता दें। मेरी तरफ क्यों आप ये सवाल उछाल रहे हैं? मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो नौजवानों की सेहत का ख्याल किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, तो क्या आप समझती हैं आपको अच्छा नहीं लगी ये बात? बेहतर हो जाएगी? आपको अच्छी नहीं लगी ये बात? मैडम शेख, मुझे पाबंदी, जो पाबंदी है ना, लफ्ज़ पाबंदी लगा दो, उससे पहले काफ़ी स्टेप्स होते हैं। अच्छा। वो स्टेप्स हम पाकिस्तान में कभी फॉलो ही नहीं करते। कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे आप अचानक देखते हैं, और वो भी हमारी जो गफलत है, हमारी नाअहली है, हमारी नालायकी है, हमारा नज़रअंदाज करना चीज़ों का। हम एक राई को पहाड़ बनते देखते रहते हैं, और फिर उसके बाद अचानक हम कहते हैं कि अब ये पहाड़ हमने गिरा देना है और इसको तबाह बर्बाद कर देना है। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप पंजाब में ले लें, बसंत ले लें। बसंत बड़ा अच्छा त्यौहार है, इन्हीं हुकूमतों ने कहा बसंत पाबंदी लगा दो, ख़त्म कर दो, खबरदार किसी ने, इन्हीं हुकूमतों ने कहा नहीं ये तो गलती हो गई, आप दोबारा करेंगे। अब मुझे बताइए ये जो शीशा या वेब पे, इससे पहले क्या स्टेप्स लिए गए? इससे पहले कितना क्या हुआ कि कितने हैं, कितनी सेहतें ख़राब हुई हैं, कितनी मरतबा कोई इकदामात हुए हैं, और अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पंजाब हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। तो नहीं मैडम शेख, जी अच्छा आप बोलिए। नहीं बता दें जल्दी से। जी मैं, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे चंद जुमले बोलने की तौफीक और हिम्मत अता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जहन, आपका दिल और आपकी ज़बान आज आपका साथ नहीं दे रही, इसीलिए आप मेरे ऊपर सारा मुद्दा डाल रहे हैं। लेकिन आप बता दें आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा जहन, मेरा दिल, मेरा दिमाग तीनों कह रहा है कि इस पाबंदी से पहले के इक़दामात और पाबंदी लगने के बाद वाकई क्या पाबंदी लग जाएगी, ये मेरे सामने रखें तो मैं इस पाबंदी के हक में। ठीक है। और अगर ये पाबंदी बराए पाबंदी है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं, जैसे बाकी चीज़ों पे भी। वैसे इक़दामात में क्या हो सकता है? जैसे वेप, शीशा और सिगरेट के ऊपर भारी टैक्सेस लग सकते हैं। मैडम शेख, वो लग सकते हैं जिन रेस्टोरेंट्स पे या जिन जगहों पे ये है, वहाँ ये हो सकता है कि इस एज से कम लोग अगर पाए तो जुर्माना होगा, इतने ड्यूरेशन में होना चाहिए, ये कुछ कवायद व ज़वाबित बनाए जा सकते हैं। और उन आपके जवाब पे मज़े साहब भी हंस रहे हैं। आप तो हंस ही रहे थे, मज़े साहब भी हंस रहे हैं। हम मज़े साहब की तरफ बढ़ जाते हैं फिर। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। मज़े साहब, ये पूछा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान न सिर्फ तालिबान पर पाबंदियों की निगरानी करने वाली कमेटी का चेयरमैन बन चुका है, बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर और दस्तावेजी शफाफियत पाबंदी से मुतालिक 2 ज़ेली इदारों का शरीक सदर भी मुकर्रर हुआ है। आपके ख्याल में अमली तौर पर इन तकर्रियों का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक तो बहुत सिग्निफिकेंट कमेटीज़ हैं ये, और ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें और पाकिस्तान के रोल के हवाले से देखें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि पाकिस्तान पर साल साल ये इल्ज़ाम लगता रहा है टेररिज्म के हवाले से, तालिबान को पनाह देने के हवाले से, अल-कायदा के लोगों को पनाह देने के हवाले से। आज पाकिस्तान पर ये इत्माद किया जा रहा है कि वो काउंटर टेररिज्म, ख़ास तौर पे आप देखें, ख़ास तौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें आप, इंडिया पाकिस्तान पे क्या इल्ज़ामात लगाता रहा है, लेकिन यूएन का कॉन्फिडेंस जो है पाकिस्तान के ऊपर काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी, जो सैंक्शंस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी, और प्लस दीगर कमेटीज़ में कहीं को चेयर में पाकिस्तान को रखा गया है। पाकिस्तान की अहमियत का इजाफ़ा होता है, पाकिस्तान की अहमियत नज़र आती है कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की अहमियत कितनी बड़ी है इसमें। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि एक तरफ तालिबान से नेगोशिएशंस भी हैं, इवन अमेरिकन्स की नेगोशिएशंस भी हो रही हैं, साथ में हो सकता है कि कोई ऐसी एटमॉस्फेयर बने, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ सैंक्शन ख़त्म करने की या कम करने की भी बातें आगे बढ़ के हो सकती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू।
इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास, और अच्छा फिर काउंटर टेररिज्म देखें। ठीक है, काउंटर टेररिज्म में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है प्रोएक्टिव रोल प्ले करके ये साबित करे कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बहुत से इक़दाम कर रहे हैं और करने चाहिए भी। बहुत शुक्रिया मज़हर, हमारे पास आज वक्त खत्म हो गया है तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।